हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हमारी तरफ से एक PYQ सीरीज़ आपके लिए यहाँ पे चलाई गई है यूट्यूब चैनल पर, जिसके अंदर RJS के अंदर जितने एक्ट आते हैं उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं आज तक RJS के अंदर, वो सब हमने आपको एक साथ एक्ट वाइज यहाँ पे कवर करवाए हैं। आई होप ये सीरीज़ आपके लिए यूज़फुल रही हो। और इसी के साथ अगर आपका कोई भी सजेशन हो या आप कुछ भी और चाहते हैं कि हम आपके लिए वीडियो बनाएं किसी टॉपिक से रिलेटेड या फिर और किसी चीज़ से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। हमें बहुत अच्छा लगेगा, हमें और वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए उससे मोटिवेशन मिलेगी, तो ये आप ज़रूर करिएगा। तो इसी सीरीज़ के अंदर आप लोगों के काफ़ी सारे एक्ट कवर हो चुके हैं। कुछ एक्ट मैंने कवर कराए हैं और कुछ एक्ट जनीश सर ने कवर कराए हैं। आज इसी सीरीज़ के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं दो और माइनर एक्ट, एक तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंड दूसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो देखिए, NI एक्ट तो शुरू से ही आपके RJS का पार्ट रहा ही रहा है। पहले उसके अंदर केवल चैप्टर 17 स्पेसिफिक दिया हुआ था कि उसी से आपके क्वेश्चंस आएंगे, और इस बार 2025 में आपका कंप्लीट NI एक्ट सिलेबस में डाल दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरा एक्ट है अपना IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट RJS के सिलेबस में था। आप लोगों को ध्यान होगा 2019 से पहले जब RJS के अंदर 30+ एक्ट्स आते थे, तब IT एक्ट भी उस सिलेबस का पार्ट था। लेकिन 2019 के अंदर सिलेबस को कट शॉर्ट किया गया, तो उसके अंदर IT एक्ट हटा दिया गया, और अब इस साल से 2025 से दोबारा आपके IT एक्ट सिलेबस के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। तो आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि आपके IT एक्ट और NI एक्ट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन आ चुके हैं। तो चलिए हमारा वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। टाइमर भी आपका साथ साथ चलता रहेगा, कोशिश करिएगा विद इन टाइम आप फटाफट आंसर बताएं। चलिए, तो राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 2013 से लेके और लेटेस्ट आपका जो प्री हुआ था 2024 के अंदर, जो भी NI एक्ट और IT एक्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीलिम्स के अंदर, वो सारे के सारे आज इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? चलिए, तो चलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से। 2013 के क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। टाइमर चला रहा हूं मैं, 30 सेकंड का टाइमर चलेगा। कोशिश करिए, छोटा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा बताइए। एज पर सेक्शन 147 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, एवरी ऑफेंस पनिशेबल अंडर द एक्ट इज। बेसिकली NI एक्ट के अंदर जो ऑफेंसेस है उनका नेचर आपसे पूछा है। आपको पता है हर एक्ट के अंदर उसका जो ऑफेंसेस होते हैं उनका नेचर होता है कि बेलेबल है, कॉग्निजेबल है, कंपाउंडेबल है, नॉन बेलेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है। ये एक पर्टिकुलर एक्ट के जो ऑफेंसेस होते हैं उनका नेचर होता है। तो इसी तरीके से सेक्शन 147 के अंदर क्या दे रखा है कि NI एक्ट के अंदर जो भी ऑफेंस होगा वो क्या होगा, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल, कॉग्निजेबल, या फिर बोथ 2 and 3। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि एज पर सेक्शन 147 ऑफ NI एक्ट हर ऑफेंस NI एक्ट के अंदर जो है वो कंपाउंडेबल होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। टाइमर में फिर से स्टार्ट कर देता हूं आपका 30 सेकंड्स का। क्वेश्चन पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। मेंस रिया हैज नो प्लेस वाइल डिटरमाइनिंग पीनल लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 138 ऑफ NI एक्ट। दिस स्टेटमेंट इज, मतलब जब भी पीनल लाइबिलिटी डिसाइड करते हैं एज पर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो उसके अंदर मेंसरिया का कोई रोल नहीं होता। चाहे गिल्टी माइंड हो या ना हो, मेंसरिया हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लायबल हो जाता है इंसान। तो ये बात करेक्ट है, रॉन्ग है, पार्टली करेक्ट मतलब आधी अधूरी करेक्ट है, या फिर डिपेंड्स अपॉन फैक्ट्स ऑफ द केस, या फिर केस के फैक्ट्स पे ये चीज डिपेंड करती है। तो इसका सही आंसर होगा करेक्ट। इसका मतलब सेक्शन 138 NI एक्ट के अंदर मेंसरिया जो होती है उससे कोई मतलब नहीं होता। मेंसरिया हैज नो प्लेस वाइल डिटरमाइनिंग पीनल लाइबिलिटी। जब भी सेक्शन 138 NI एक्ट के अंदर आप पीनल लाइबिलिटी डिटरमाइन करोगे किसी ऑफेंडर की, तो उसके अंदर मेंसरिया का कोई रोल नहीं होगा। क्लियर? चलिए
नेक्स्ट चलते हैं अब हम 2015 के क्वेश्चंस पर। इसमें आपके इतने ही क्वेश्चन आए थे 2013 के अंदर। बहुत कम वेटेज आता है एनआईएट का, केवल एक 2019 और 18 के अंदर थोड़े बहुत एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे एनआईएट से रिलेटेड, जजमेंट्स आ गए थे काफ़ी सारे, लेकिन अमूमन एनआईएट और आईटीएट का आपका एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन इतना ही वेटेज रहता है प्रीलिम्स के अंदर, क्योंकि माइनर एक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये आपका जजमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है। टाइमर यहाँ पे नीचे मैं आपका दोबारा चला देता हूँ 30 सेकेंड्स का, फटाफट इसको पढ़िए। In which of the following judgment has the Supreme Court held that only those courts within territorial limits that Droy Bank is situated would have jurisdiction to try the cases for offence under section 138 of NI Act? तो इसमें कुछ चीजें ध्यान दीजिएगा, यानी केवल वही कोर्ट विद इन द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ द ड्रॉई बैंक। अब ड्रॉई बैंक बेसिकली क्या होता है? ड्रॉई बैंक का मतलब होता है जो ड्रॉवर का बैंक होता है, बैंक ऑफ ड्रॉवर। जो आपका ड्रॉवर होता है मतलब बेसिकली एनआईएट के अंदर ड्रॉवर होता है, ड्रॉई बैंक होता है जब आप चेक की बात करते हैं, और पेई होता है। पेई वो पर्सन होता है जिसको आप चेक काट के देते हो, ड्रॉवर वो पर्सन होता है जो अपनी चेक बुक से चेक निकाल के काटता है, मतलब एक तरीके से पेमेंट कर रहा है वो। और ड्रॉई बैंक मतलब जो ड्रॉवर का बैंक होता है। क्लियर? तो कौन से जजमेंट में बताया गया था ये? के भास्करन वर्सेस शंकरन विद्याबालन, या फिर दशरथ रूप सिंह राठौड़ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स वर्सेस कल्याणपुर सीमेंट, या फिर इसमें से कोई भी नहीं? तो देखिए इसका सही आंसर है बी, दशरथ रूप सिंह राठौड़ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। बहुत लैंडमार्क जजमेंट है ये एनआईएट के अंदर, इसको आप जरूर याद करिएगा और अपने नोट्स में अगर नहीं है तो इसको ऐड करिएगा। दशरथ रूप सिंह राठौड़ का जो जजमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। चलिए नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। टाइमर आपका स्टार्ट कर देता हूं मैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। अब आपको इन सारे स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ लॉ एज पर सेक्शन 138 एंड 142 ऑफ एनआई एक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है एज पर सेक्शन 142 एंड 138 ऑफ एनआई एक्ट? तो बताइए इसका क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन के अंदर आपके सारे के सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। क्लियर? देखिए, अ चेक इज टू बी प्रेजेंटेड टू द बैंक विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट इट इज ड्रॉन और विद इन द पीरियड ऑफ इट्स वैलिडिटी विच एवर इज अर्लियर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। आपको पता होगा आरबीआई की नोटिफिकेशन से ये जो 6 months है उसको 3 month कर दिया गया है आरबीआई की नोटिफिकेशन से, लेकिन अभी भी हमारे बेयर एक्ट में 6 month ही है वो जो प्रोविजन है। आगे देखिए, नोटिस विद इन 30 days ऑफ रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द बैंक रिगार्डिंग रिटर्न ऑफ चेक एज अनपेड has to be served upon drawer demanding payment of amount of money। बिल्कुल सही है ये वाला स्टेटमेंट। 30 days के अंदर आपको नोटिस देना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, ऑन फेलियर ऑफ ड्रॉवर ऑफ सच चेक टू मेक पेमेंट विद इन 15 days of the receipt of such notice, the payer or holder of check has to file a complaint within 1 month thereof। तो 1 महीने के अंदर अंदर वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। ये आपके सेक्शन 142 के अंदर लिखा हुआ है और बाकी चीजें आपके सेक्शन 138 के अंदर लिखी हुई। टाइम पीरियड आपको ध्यान होगा ही, यहाँ पे 6 months और आरबीआई की नोटिफिकेशन से वो 3 months है। 30 days के अंदर नोटिस देना पड़ता है, फिर 15 days का टाइम पीरियड होता है, और फिर आप 1 महीने के अंदर अंदर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन इजी है लेकिन थोड़ा सा पढ़ने में लेंथी है, टाइम कंज्यूमिंग है। बाकी इसके अंदर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन के अंदर। चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, टाइमर में आपका स्टार्ट कर देता हूं, फटाफट रीड करिए और इसका सही आंसर बताइए। द डिले इन फाइलिंग अ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट कैन बी कंडोन। कंडोन आपको पता है, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। बताइए कौन सा सेक्शन होता है आपका लिमिटेशन एक्ट? दे रखा है आपके ऑप्शन के अंदर, सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट बात करता है कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की। मतलब अगर आपको जो स्पेसिफाइड पीरियड दे रखा है कंप्लेंट फाइल करने का, आप उसमें फाइल नहीं कर पाए, वो पीरियड निकल गया आपका, तो वो जितना पीरियड एक्सपायर हो गया है, आगे निकल चुका है, उस पीरियड को कंडोन कर सकते हैं क्या? तो कौन से सेक्शन के अंदर किया जाएगा बताइए फटाफट, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा आपका सेक्शन नंबर सी, अंडर सेक्शन 132 ऑफ एनआई एक्ट। क्लियर? आसान सवाल है। देखिए अभी तक बहुत आसान सवाल आ रहे हैं, केवल एक जजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, लेकिन वो भी आपका बहुत सेलिब्रेटेड एंड लैंडमार्क जजमेंट है, वो छोटा मोटा जजमेंट नहीं है। दैट इज वेरी सेलिब्रेटेड एंड वेरी लैंडमार्क जजमेंट, दशरथ रूप सिंह राठौड़ वाला। जरूर आप अपने नोट्स के अंदर वो इनकॉर्पोरेट करिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 2016 के क्वेश्चंस। आप देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि एनआई एक्ट और आपके आईटी एक्ट से रिलेटेड केवल 2 या 3 तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, नहीं तो 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं हर साल, क्योंकि बहुत माइनर एक्ट हैं और भी इसके साथ सिलेबस में बहुत सारे एक्ट्स हैं, तो इनका वेटेज इतना ही रहता है। कभी सरप्राइज करने के लिए एक साथ आपको 4-5 क्वेश्चन दे दें तो अलग बात है, अदरवाइज 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं हर साल, इतना ही इनका वेटेज है दोनों एक्ट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइमर मैं आपका चालू कर रहा हूं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 प्रोवाइड्स फॉर मेकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिजम्पशन एज स्पेशल रूल ऑफ एविडेंस अंटिल द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड। तो देखिए यहां पे प्रिजम्पशन पूछी है एनआई एक्ट के अंदर, जो आपकी है, जो एक स्पेशल रूल बनाती है एविडेंस का, जब तक कॉन्ट्ररी प्रूव नहीं कर देते। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। That every negotiable instrument bearing a date was not made or drawn on such date, that every transfer of negotiable instrument was not made before its maturity, that a lost promissory note, bill of exchange or check was duly stamped, या all of the above। बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट अ लॉस्ट प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक वॉज ड्यूली स्टैम्प्ड। क्लियर? ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए फटाफट, बहुत छोटा क्वेश्चन है, जल्दी आंसर देना है आपको। टाइमर मैंने शुरू कर दिया है 30 सेकेंड्स का। A material alteration in negotiable instrument without the consent of the endorser renders the negotiable instrument as। मतलब अगर कोई भी negotiable instrument के अंदर alteration करी जाती है endorser की consent के बिना, तो वो negotiable instrument act को क्या कर देती है? voidable बना देती है, void कर देती है, invalid कर देती है, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो इसके अंदर आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वॉइड हो जाएगा। अगर एंडोर्सर की कंसेंट के बिना उसमें कोई मटेरियल अल्ट्रेशन कर दिया है तो वो वॉइड हो जाएगा आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्लियर? चलिए 2016 के इतने ही थे। अब हम आते हैं 2017 के क्वेश्चंस पे। आप देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको बता दिया पहले भी, कि बहुत कम वेटेज है, कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सरप्राइजिंग एलिमेंट हर बार आरजीएस प्रीलिम्स में कुछ ना कुछ होता है। इस बार भी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, तो हमें हर चीज के लिए तैयार रहना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ये मैंने आपका 30 सेकंड्स का टाइमर शुरू कर दिया है। फटाफट बताइए इसका क्या आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। देखिए क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखा करिएगा, कहां नॉट दिया है, कहां पे नॉट नहीं दिया है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो आंसर अलग हो जाएगा एकदम।
और यहां आपको नेगेटिव सेंस में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कई बार बच्चे क्या करते हैं, नॉट ढंग से पढ़ते नहीं है, निकल जाता है ऐसी आंखों के नीचे से, और इनमें से कौन सा है उसके अकॉर्डिंग वो मार्क करके आ जाते हैं। तो आती जाती चीज गलत हो जाती है केवल क्वेश्चन ना ढंग से पढ़ने की वजह से। तो इन टाइप की केयरलेसनेस वाली मिस्टेक से आपको बिल्कुल बच के रहना है, वरना आती जाती चीजें गलत कर दोगे और फिर बहुत ज्यादा दुख होता है। अगर कुछ नहीं आता और हमने गलत कर दिया तो थोड़ा सेटिस्फेक्शन रहता है कि चलो हमें आता ही नहीं था और हमारा गलत हो गया। लेकिन कोई चीज हमें आती है और आने के बाद हम गलत कर देते हैं और पता लगा फिर 1 नंबर या 2 नंबर से कट ऑफ मिस कर दिया आपने, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो बहुत दुख होता है। तो हमेशा क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, कहां नॉट दे रखा है कहां नहीं दे रखा, बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है ये। तो क्या होगा इसका आंसर, मतलब इनमें से कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है ये बताना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट, ये आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। और बाकी की जो तीनों चीजें हैं, यानी प्रोमिसरी नोट आपका है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज भी है और चेक भी है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जजमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट को पढ़िए फटाफट, टाइमर चला रहा हूं मैं 30 सेकेंड्स का, और आंसर लगाइए। इन विच जजमेंट अंडर द NI एक्ट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड, मतलब इनमें से किस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था, क्या चीज, दो कंपाउंडिंग रिक्वायर्स कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज बट इवन इन द एब्सेंस ऑफ सच कंसेंट द कोर्ट कैन in the interest of justice on being satisfied that the complainant has been duly compensated in its discretion close the proceedings and discharge the accused। समझ आ गया होगा आपको क्या हेल्ड हुआ है ये, कि वैसे तो जनरली कंपाउंडिंग के अंदर दोनों पार्टीज की कंसेंट लगती है, लेकिन कई बार कोर्ट इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए अगर किसी पार्टी की कंसेंट एब्सेंट भी है केस के अंदर, कंपाउंडिंग के अंदर, तो भी वो कर सकता है कंपाउंडिंग, अगर उसे लगता है कि कंप्लेनेंट अच्छे से सही तरीके से सफिशिएंटली कंपनसेट कर दिया गया है, और फिर प्रोसीडिंग्स को क्लोज कर सकता है और अक्यूज को डिस्चार्ज कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है ये भी, बहुत अच्छी बात बोली गई है इसके अंदर, आपको ध्यान रखना है, अपने नोट्स के अंदर लिख लीजिएगा अगर आपके पास नहीं लिखा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कंचन मेहता। वेरी लैंडमार्क जजमेंट, ध्यान रखना है आपको, अगर नहीं लिखा हुआ नोट्स में तो जरूर नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है फिर से। क्लियर? चलिए अब चलते हैं हम 2019 की तरफ, हमने पीछे कर लिए सारे क्वेश्चन। 2019 में सारे के सारे, ऑलमोस्ट अगर सारे नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चन जजमेंट से रिलेटेड आए थे NI एक्ट के। 2019 के अंदर ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग एलिमेंट दिया था कि NI एक्ट से रिलेटेड अमूमन 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस बार आपके 4 क्वेश्चन आए थे, और 4 में से आपके 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो जजमेंट बेस्ड ही थे। तो सरप्राइज हो गए थे बहुत सारे बच्चे इस वजह से। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से जजमेंट थे। टाइमर मैं आपका स्टार्ट कर रहा हूं, फटाफट पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट in a case arising from negotiable instrument act successive sentences may be directed to run concurrently if both transaction are part of a single transaction। बताइए ये कौन से जजमेंट में हेल्ड हुआ था। दामोदर एस प्रभु वर्सेस सैयद बाबला, डॉन आइंग्या वर्सेस स्टेट ऑफ असम, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड वर्सेस राजीव दुबे, या फिर श्यामपाल वर्सेस दयावती बिसोया, कौन से जजमेंट में हेल्ड हुआ था बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्यामपाल वर्सेस दयावती बिसोया, इसके अंदर ये चीज आपके हेल्ड करी गई थी जजमेंट में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइमर में आपका फिर से स्टार्ट कर रहा हूं, फटाफट पढ़िए और जवाब बताइए। अ पर्सन पे, पे आपको पता है कौन होता है, पे वो पर्सन होता है जिसको चेक काट के दिया जा रहा है, मतलब बेसिकली जिसको चेक के थ्रू पेमेंट करी जा रही है, जिसको पैसा प्राप्त होगा वो होता है पे।
सो अ पर्सन मतलब पे साइंस अ ब्लैंक चेक एंड गिव्स द सेम टू अनदर पर्सन होल्डर। पे साइन कर देता है ब्लैंक चेक पे और वो दूसरे पर्सन को दे देता है जो अब होल्डर हो जाएगा। एंड द होल्डर फिल्स अप द ब्लैंक स्पेस पर्टेनिंग टू द अमाउंट एंड डेट एंड प्रेजेंट द सेम इन हिज बैंक अकाउंट एंड इट इज डिसऑनर्ड। तो पे के पास एक चेक है ब्लैंक चेक, उसको वो अपने साइन करके मतलब एक तरीके से एंडोर्स करके दूसरे पर्सन को दे देता है। अब वो होल्डर हो जाएगा उस चेक का और वो होल्डर अब उसके अंदर ब्लैंक चेक के अंदर अमाउंट भर देता है एक पर्टिकुलर डेट वगैरह डाल के और फिर जब वो प्रेजेंट करता है तो वो चेक डिसऑनर हो जाता है। तो इस सिचुएशन के अंदर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट माना जाएगा? देखिए आपको फिर से 4 स्टेटमेंट दिए हैं, सिचुएशन आपको समझ आ गई है, आपने पढ़ ली है अच्छे से। अब इसमें से इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या सही माना जाएगा? तो पहला है द होल्डर हैज कमिटेड फॉर्जरी, होल्डर ने फॉर्जरी कमिट करी है। द चेक विल हैव टू बी ट्रीटेड एज इनवैलिड, चेक को इनवैलिड की तरह ट्रीट किया जाएगा। द बैंक वुड नॉट एक्सेप्ट द चेक, बैंक चेक को एक्सेप्ट नहीं करेगा। या फिर लास्ट ऑप्शन है द होल्डर विल बी एंटाइटल्ड टू मेंटेन अ कंप्लेंट फाइल्ड अपॉन द चेक बीइंग डिसऑनर्ड अपॉन बीइंग प्रेजेंटेड इन द बैंक। मतलब होल्डर एंटाइटल्ड है कि वो चेक डिसऑनर होने की कंप्लेंट फाइल कर सकता है। तो बताइए क्या होगा सही आंसर इसका? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी तीनों गलत हैं ऑप्शंस। फॉर्जरी कैसे कमिट कर देगा? जब उसको पेई ने अपना साइन करके एक तरीके से एंडोर्स करके दिया है और ब्लैंक चेक ही दिया है, तो सीधी सी बात है उसको दिया है तो वो उसके अंदर पे भर ही सकता है अपने हिसाब से रकम, इसी पर्पस के लिए तो दिया है उसको। फिर चेक विल हैव टू बी ट्रीटेड एज इनवैलिड, चेक को इनवैलिड क्यों ट्रीट किया जाएगा? सारी चीजें लीगल चल रही हैं, एंडोर्समेंट प्रॉपर हुआ है, ब्लैंक चेक ही है, वो उसके अंदर रकम भर सकते हैं, तो कुछ भी चीज यहाँ पे एज सच इनवैलिड नहीं है। द बैंक वुड नॉट एक्सेप्ट द चेक, बैंक क्यों चेक एक्सेप्ट नहीं करेगा? इसका भी कोई रीजन नहीं है। तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन करेक्ट आपका आंसर होगा। आई होप आपको समझ आ गया है क्वेश्चन और ये सिचुएशन भी अच्छे से समझ आ गई होगी। यहां पे पेई ने बेसिकली एंडोर्स किया चेक को आगे किसी दूसरे थर्ड पर्सन को। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। ये भी देखिए आपका जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको बताया 2019 में आपके बहुत सारे जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे। टाइमर में फिर से आपका चला देता हूं 30 सेकेंड्स का। इन विच जजमेंट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन दैट complaint based on second or successive dishonor of check is maintainable if no complaint is based on earlier dishonor of check followed by statutory notice issued on the basis thereof had been filed। अभी हमने जो लास्ट 10th नंबर क्वेश्चन डिस्कस किया था वो भी थोड़ा सा इससे ही रिलेटेड था, सिमिलर सा था। जो इस जजमेंट के अंदर हेल्ड किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ऐसा ही सिमिलर जो हमने प्रीवियसली श्यामपाल वर्सेस दयावती बिसोई का पढ़ा था जजमेंट, उसमें भी थोड़ा सा सिमिलर सा ही हेल्ड किया था। एग्जैक्टली नहीं, थोड़ा सा सिमिलर। तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर बताइए? तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एमएसआर लेदर्स वर्सेस एस पलनियप्पन एंड अदर्स। इसके अंदर आपके ये चीज हेल्ड करी थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। 2013 का जजमेंट है आपका ये। क्लियर? तो आप देख सकते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन 30 मिनट्स का टाइमर मैंने चला दिया है। तो देखिए आप देख सकते हैं 2019 के अभी तक हमने 4 क्वेश्चन किए हैं और 4 में से 3 जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। केवल एक आपका 11th नंबर क्वेश्चन जो था वो जजमेंट बेस्ड नहीं था, बाकी 10th 12th और ये वाला 13 2019 में आए हुए 4 में से 3 क्वेश्चन आपके जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग एलिमेंट था, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं। नहीं तो एनआई एक्ट से पहली बात इतने क्वेश्चन ही नहीं आते इतने ज्यादा, और आते हैं तो इस तरीके से जजमेंट दे दिए बहुत सारा, ऐसा नहीं होता। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड द इशू ऑफ टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट टू एंटरटेन अ कंप्लेंट अंडर द एनआई एक्ट इन रेफरेंस टू द अमेंडिंग ऑर्डिनेंस ऑफ 2015। जो एक अमेंडिंग ऑर्डिनेंस थी 2015 की, उसके अकॉर्डिंग जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन का इशू है कंप्लेंट को एंटरटेन करने का, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उससे रिलेटेड जजमेंट दिया था। बताइए इन चारों में से कौन सा होगा? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि ब्रिजस्टोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इंद्रपाल सिंह। ये आपका इसका
करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? अब चलते हैं हम 2021 की तरफ। 2013 से 2019 तक के हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और जैसा कि आपने देखा है 2013 के अंदर आपके केवल 2 क्वेश्चन आए थे एनआईएक्स से रिलेटेड, 2015 में केवल 3 क्वेश्चन आए थे एनआईएक्स से रिलेटेड, फिर 2016 में भी 2 क्वेश्चन आए थे, 2017 में भी 2 क्वेश्चन आए थे, फिर 2019 में एक साथ आपके 4 क्वेश्चन आ गए और 4 में से 3 जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गए आपके एनआईएक्स से। अब देखते हैं 2021 में कितने क्वेश्चन आए। तो देखिए 2021 में भी आपके 2 क्वेश्चन आए। तो पहले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं और यहां मैं आपका टाइमर स्टार्ट कर दे रहा हूं। बताइए फटाफट, छोटा सा है, 10 सेकंड में हो जाना चाहिए। सेक्शन 143 टू 147 ऑफ एनआई एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, मतलब सेक्शन 143 से 147 जो एनआई एक्ट का है वो एनफोर्स कब हुए थे, वो फोर्स में कब आए थे? 6 फरवरी 2002, 6 फरवरी 2003, 1 अप्रैल 2002 या फिर 1 अप्रैल 2003। देखा जाए तो बहुत क्लोज ऑप्शंस हैं। अगर किसी को ढंग से पता है तो ही वो आंसर लगा पाएगा, अगर किसी को रफली आइडिया है तो उसके लिए मुश्किल होगा आंसर लगाना। क्योंकि देखिए यहाँ पे इधर भी 6 फरवरी, इधर भी 6 फरवरी, यहाँ 2002, 2003 बहुत क्लोज ऑप्शंस, यहाँ पे भी 1 अप्रैल 2002, 2003 बहुत क्लोज ऑप्शंस हैं। अच्छे से नहीं अगर आपको याद है तो तुक्का लगाना इसके अंदर या एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे यूज करना मुश्किल रहेगा थोड़ा सा। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 फरवरी 2003। जो एनआई एक्ट के आपके सेक्शन 143 से 147 हैं वो 6 फरवरी 2003 से लागू हुए हैं, एनफोर्स हुए हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, टाइमर चला रहा हूं 30 सेकंड्स का। 10 सेकंड में आंसर इसका आपको आ जाना चाहिए पढ़ते ही। फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 141 आपको पता है एनआई एक्ट का ऑफेंसेस बाय कंपनीज, उससे रिलेटेड है आपका सेक्शन 141। इसके अंदर जो कंपनी वर्ड है दैट डजंट मीन, देखिए मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कहाँ नॉट आ रहा है, कहाँ नॉट नहीं आ रहा है, कौन सा पॉजिटिव सेंस में पूछा जा रहा है और कौन सा नेगेटिव सेंस में पूछा जा रहा है। आपको बहुत अच्छे से सवाल पढ़ना है, केयरलेसनेस बिल्कुल नहीं करनी, वरना आता जाता क्वेश्चन नॉट नहीं पढ़ा, डजंट को डज पढ़ लिया, आती जाती चीज गलत कर आओगे और ये बहुत दुख देती है। मैं सही बता रहा हूं आपको, आता जाता सवाल जब इस वजह से गलत होता है तो बहुत बुरा लगता है। तो देखिए इसमें इन्होंने ये पूछा है कि नीचे जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से कंपनी के अंदर क्या नहीं माना जाएगा, मतलब डजंट मीन कंपनी। तो जब आप सेक्शन 141 का मेन प्रोविजन खत्म होता है, लास्ट में एक्सप्लेनेशन टाइप आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर कंपनी मीन्स या कंपनी इंक्लूड करके आपके दे रखी हैं 3-4 चीजें, और आगे डायरेक्टर मीन्स या इंक्लूड करके भी आपके 2-3 चीजें दे रखी हैं। डायरेक्टर से रिलेटेड आपके 2024 में अभी रिसेंट क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? बॉडी, कॉर्पोरेट, फर्म, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल। तो इसका सही आंसर होगा आपका ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। बाकी तीनों की तीनों चीजें यानी कि बॉडी, कॉर्पोरेट, फर्म और एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल ये आपके कंपनी की डेफिनेशन में या कंपनी के मीनिंग में आते हैं। केवल एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जो नहीं आता। क्लियर? तो 2021 से भी आपके 2 क्वेश्चन थे। अब हम चलते हैं 2024 जो आपका बिल्कुल रीसेंट वाला था उसकी तरफ। 2024 में केवल आपका एक क्वेश्चन आया है एनआई एक्ट से, जैसा मैंने आपको बताया अभी। एक बार टाइमर चला देता हूं मैं, इसका आंसर आप बताइए फटाफट। अंडर द एनआई एक्ट डायरेक्टर इन रिलेशन टू अ फर्म मीन्स, अब देखिए मजे की बात, यहां पे मीन्स है, मतलब इनमें से डायरेक्टर क्या होगा, क्या इंक्लूड करेगा, मतलब ये पॉजिटिव सेंस में पूछा गया है। समझ आ रहा है आपको? डायरेक्टर इन रिलेशन टू फर्म मीन्स। और लास्ट वाला क्वेश्चन अगर हम देखें तो लास्ट के अंदर डजंट मीन, मतलब ये नेगेटिव सेंस में पूछा गया था। बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है। देखो अगर अच्छे से क्वेश्चन पढ़ जाओगे तो आधा खेल तो वहीं जीत जाओगे आप, आधी जंग तो वहीं जीत जाओगे। अगर ढंग से आपने क्वेश्चन पढ़ लिया और क्वेश्चन हड़बड़ाहट में पढ़ा, केयरलेसनेस से पढ़ा, कुछ और पढ़ लिया कुछ का, तो फिर आधे से ज्यादा काम वहीं खराब हो जाएगा, आती जाती चीजें गलत मार्क करके आओगे। तो सही सही 2-2 बार पढ़ लो, पर क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है कि क्या पूछना चाह रहा है। तो यहां पूछा है
कि डायरेक्टर इन रिलेशन टू फर्म मींस, ये भी आपका सेक्शन 141 एनआई एक्ट के अंदर ही दे रखा है, जो ऑफेंस से रिलेटेड टू कंपनीज हैं। पहले उसके अंदर एक्सप्लेनेशन में कंपनी का मीनिंग दे रखा है, जो हमने ये लास्ट क्वेश्चन में देखा, कंपनी मीन करके, और फिर उसके बाद में डायरेक्टर ऑफ द फर्म मीन्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ए, अ पार्टनर इन द फर्म। मतलब अ पार्टनर इन द फर्म वो इंक्लूड होता है डायरेक्टर के अंदर, डायरेक्टर माना जाता है, फर्म का जो पार्टनर होता है वो एज पर एनआई एक्ट सेक्शन 141 डायरेक्टर माना जाता है, जो पार्टनर इन फर्म होता है। क्लियर? तो ये अभी तक आपके थे एनआई एक्ट से रिलेटेड जजमेंट 2013 से लेके और लेटेस्ट आपके 2024 तक। हर साल में कितने क्वेश्चन आए ये हमने देखा, किस टाइप के क्वेश्चन आए ये भी हमने देखा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हर साल 2013 से 24 तक आपके 2 या 3 क्वेश्चन इतने ही आते हैं, और 3 तो बहुत ज़्यादा है, 2, और इसमें 2024 में तो आपका एक ही क्वेश्चन आया। केवल 2019 के अंदर ऐसा एक बार हुआ था जब आपके एक साथ 4 सवाल पूछ लिए थे एनआई एक्ट से। वो सरप्राइजिंग चीज थी, वो आप सबको थोड़ा परेशान करने के लिए, सरप्राइज करने के लिए ऐसा किया गया था। और जजमेंट से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, कभी कभी आते हैं, वही 2019 के अंदर जब आपको सरप्राइज किया, 4 क्वेश्चन एक साथ डाल दिए, उसमें से 3 जजमेंट के डाल दिए, तो वो उसी साल हुआ था। उसके अलावा आप देख सकते हैं कभी कभार जजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया, वो भी बहुत लैंडमार्क, जो आपका दशरथ रूप सिंह राठौड़ वाला बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया। अदरवाइज प्रोविजन से रिलेटेड आपके बिल्कुल सीधे सीधे सवाल और सिंपल सवाल ही एनआई एक्ट से पूछे जा रहे हैं। तो आपको प्रोविजन बहुत अच्छे से पढ़ने हैं एनआई एक्ट से रिलेटेड। क्लियर? चलिए अब हम आईटी एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, पीवाईक्यूज। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 2013 से लेके लगभग 2017-18 तक जो आरजेएस का पेपर हुआ, उसके अंदर आपके सिलेबस का पार्ट था। जब आपके 30+ एक्ट आते थे आरजेएस के अंदर, तब आपका आईटी एक्ट सिलेबस का पार्ट था। लेकिन 2019 में जब एक्ट 35 से कम कर दिए, बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिए, तो आईटी एक्ट को सिलेबस से हटा दिया गया था। उसके बाद नहीं रहा पार्ट। और अब 2025 में अब जो आपका पेपर होने वाला है 27 जुलाई को, इस पेपर के अंदर फिर से सिलेबस के अंदर आईटी एक्ट को इंक्लूड किया गया है। तो हम देखते हैं जब तक सिलेबस में था 2013 से लगभग 18 तक, तो इसमें किस टाइप के और क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हम आईटी एक्ट स्टार्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। सबसे पहले 2013 का आरजेएस प्रीलिम्स का पेपर देखते हैं। 2013 के अंदर आईटी एक्ट से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए हुए हैं केवल, और क्या क्या क्वेश्चन आए हैं देखिए, हम पढ़ते हैं। और यहां मैं आपका टाइमर चला देता हूं। An officer of the company shall not be liable to punishment for contravention of any of the provision of the IT Act if he proves that, जो भी एक कंपनी का ऑफिसर है किसी कंपनी का, वो पनिशमेंट के लिए लायबल नहीं होगा। अब यहां पे भी ध्यान रखिए, शैल नॉट बी लायबल, ऐसे पेंसिल से मार्क कर लिया करो पेपर के अंदर भी, शैल नॉट बी लायबल, नॉट पूछा है यहां पे, वो लायबल नहीं होगा किसी आईटी एक्ट के प्रोविजन के कॉन्ट्रावेंशन के लिए अगर वो क्या प्रूव कर देता है। तो देखिए चारों ऑप्शन में से वो क्या चीज प्रूव कर देगा, तो वो लायबल नहीं होगा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द कॉन्ट्रावेंशन टुक प्लेस विदाउट हिज नॉलेज और ही एक्सरसाइज ऑल ड्यू डिलीजेंस टू प्रिवेंट सच कॉन्ट्रावेंशन। यह आपका करेक्ट आंसर होगा कि जो भी प्रोविजन का कॉन्ट्रावेंशन हुआ वो बिना उसकी नॉलेज के हुआ, और उसने पूरी की पूरी डिलीजेंस एक्सरसाइज करी थी उस कॉन्ट्रावेंशन को एक तरीके से प्रिवेंट करने के लिए। अगर वो ये चीज प्रूव कर देता है तो वो जो कंपनी का ऑफिसर होगा वो पीनल लायबिलिटीज के लिए या पनिशमेंट के लिए लायबल नहीं होगा। फिर क्लियर? आई होप समझ आ गई आपको चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए थोड़ा सा ये आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, फैक्ट्स आपको दे रखे हैं और आपको बताना है कि इसके अंदर ऑफेंस क्या होगा। तो मैं टाइमर स्टार्ट कर रहा हूं, फटाफट पढ़िए और बताइए। मिसेज आर लॉजेज अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एट पुलिस स्टेशन। मिसेज आर एक महिला हैं, उन्होंने एफआईआर लॉन्च कराई है पुलिस स्टेशन में। और क्या उन्होंने एफआईआर किससे रिलेटेड कराई है? दैट मिस्टर एक्स, की कोई मिस्टर एक्स हैं, by sending her vulgar messages either by forwarding emails or through SMS,
मतलब कोई मिस्टर एक्स हैं, वो मिसेज आर को ईमेल के थ्रू या एसएमएस के थ्रू वल्गर मैसेजेस भेज रहे हैं। ऐसी मिसेज आर ने पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर लॉन्च कराई है, और जो वो मैसेज भेज रहे हैं या ईमेल भेज रहे हैं वो इस तरीके से मिसेज आर की प्राइवेसी को इंट्रूड कर रहे हैं। तो इस केस के अंदर क्या ऑफेंस बनेगा, क्या ऑफेंस रजिस्टर करा जा सकता है मिस्टर एक्स के अगेंस्ट? बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेक्शन 509 ऑफ इंडियन पिनल कोड एंड सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट। 509 आपको पता है किससे रिलेटेड है? इंसल्टिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। ध्यान आ रहा है आपको? आईपीसी का सेक्शन 509 इट इज रिलेटेड टू इंसल्टिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। और इसी तरीके से आपका आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन आईपीसी में कौन सा सेक्शन है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आप लोग जरूर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेक्शन 509 आईपीसी और सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट के अंदर दर्ज करी जा सकती है कंप्लेंट। अभी आगे हम जजमेंट भी देखेंगे जिसके अंदर सेक्शन 66A को स्ट्रक डाउन कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। कमेंट करके बताओ कौन सा जजमेंट है, आगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएगा आपका। तो ये दो क्वेश्चन थे आपके 2013 के अंदर जो आए थे। अब आपके 2015 के अंदर हम लोग देखते हैं कितने क्वेश्चन आए हैं। 2015 में थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। टाइमर मैं आपका चालू कर रहा हूं, जवाब दीजिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट। देखिए जस्ट पिछले क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बता ही रहा था 66A को भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। कौन से जजमेंट से किया है? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ही आ गया हमारे पास। 2015 के अंदर आरजीएस फिल्म्स में ये पूछा गया है आपसे, और देखिए 2015 का ही जजमेंट है ये। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बहुत सेलिब्रेटेड जजमेंट है, आप सबको पता होगा, कोई इसमें गड़बड़ करेगा ही नहीं मुझे लगता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो देखिए ऐसे रीसेंट जजमेंट्स पे भी आपको ध्यान देना है। 2015 का पेपर है और 2015 का ही ये जजमेंट पूछ लिया। और वैसे बहुत लैंडमार्क, बहुत सेलिब्रेटेड जजमेंट है भी। बहुत विवाद हुआ था इस चीज़ के ऊपर, न्यूज़ में भी काफ़ी आया था। और उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 66A जो सेक्शन है उसको स्ट्रक डाउन ही कर दिया था इस जजमेंट से। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, ध्यान रखना है आपको ये। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आया था। टाइमर मैं आपका चालू कर रहा हूं, फटाफट इसका आंसर बताइए। अ प्राइवेट की एंड इट्स मैथमेटिकली रिलेटेड पब्लिक की विच आर सो रिलेटेड दैट द पब्लिक की कैन वेरीफाई अ डिजिटल सिग्नेचर created by private key in an asymmetric crypto system means। तो IT एक्ट का लेक्चर अपने YouTube चैनल के ऊपर अवेलेबल है, मैंने ही ली थी। IT एक्ट की जो रिवीजन क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको अच्छे से बताया था कि असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम मिलके बना होता है आपके दो तरीके की कीज से। एक होती है आपकी प्राइवेट की और दूसरी होती है आपकी पब्लिक की। प्राइवेट की उस पर्सन के पास होती है जो अपना एक तरीके से डिजिटल सिग्नेचर बनाता है, क्रिएट करता है, और उसका डिजिटल सिग्नेचर उसके अंदर होता है। और मैथमेटिकली उससे जो रिलेटेड होती है वो आपकी पब्लिक की होती है। ये दूसरी जो की है ये रिसीवर एंड पे दूसरे पर्सन के पास होती है जो वेरीफाई करता है कि जो भी डिजिटल सिग्नेचर है वो किसी एक पर्टिकुलर उसी पर्सन का है क्या, जेन्युइन है क्या, वो उसी की जो कॉरस्पॉन्डिंग पब्लिक की होती है, उस प्राइवेट की कॉरस्पॉन्डिंग पब्लिक की, उसी से वेरीफाई किया जाता है। ये मैंने बहुत अच्छे से बताया। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आईटी एक्ट से रिलेटेड जो रिवीजन लेक्चर थे, 2 लेक्चर लिए थे मैंने, उसे आप देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर होगा की पेयर। ये दोनों के दोनों की पेयर कहलाते हैं, मतलब प्राइवेट की और पब्लिक की दोनों की पेयर हैं और मिलके बनाते हैं ये असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। एक के अंदर डिजिटल सिग्नेचर बनता है और दूसरा वेरीफाई करने के काम आता है उस सिग्नेचर को। क्लियर? डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है, डेफिनेशन के अंदर ही दे रखी है ये सारी चीजें। नेक्स्ट चलते हैं, मैं टाइमर फिर से स्टार्ट कर रहा हूं आपका। ये भी आपके स्टार्टिंग के प्रोविजंस में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, डेफिनेशन से रिलेटेड ही है।
A person who sends, generates, store or transmits any electronic message or cause any electronic message to be sent, generated, stored or transmitted to any other person is called. ये आपका डेफिनेशन क्लॉज से ही पूछा हुआ है. तो देखिए पिछला वाला क्वेश्चन भी और ये वाला क्वेश्चन भी दोनों आपका एक तरीके से डेफिनेशन क्लॉज अच्छे से पढ़ोगे तो दोनों के आंसर आपको सही आ जाएंगे. बताइए कौन कहलाएगा ये पर्सन? सेंडर, ओरिजिनेटर, जनरेटर या इंटरमीडिएटरी? क्या होगा इसका आंसर? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ओरिजिनेटर कहलाएगा वो. डेफिनेशन क्लॉज में से आया है ये क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ के जाइएगा डेफिनेशन क्लॉज. क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका टाइमर में स्टार्ट कर रहा हूं. ये भी बहुत बेसिक सा प्रोविजन है, इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, बहुत ज्यादा आपसे इन डेप्थ नहीं पूछा गया है. A police officer empowered to investigate cyber crime as per section 78 of the IT Act must not be below the rank of. मतलब सेक्शन 78 के अंदर जो IT Act का सेक्शन 78 है उसके अंदर जो पुलिस ऑफिसर एम्पावर्ड है किसी साइबर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसकी जो रैंक है पुलिस ऑफिसर की वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए, मतलब किस रैंक से वो नीचे नहीं होना चाहिए. तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंस्पेक्टर. यानी कि वो पर्सन इंस्पेक्टर से नीचे की रैंक का नहीं होना चाहिए, मिनिमम रैंक उसकी इंस्पेक्टर या उससे ऊपर ही होनी चाहिए. क्लियर? तो 2015 के अंदर 4 क्वेश्चन आए, चारों के चारों मैं कहूंगा बहुत सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि एक आया आपका जजमेंट से रिलेटेड. वो जजमेंट आपको पता होना ही चाहिए क्योंकि उस साल का IT एक्ट का सबसे सेलिब्रेटेड जजमेंट था वो, श्रेया सिंघल वाला. तो वो भी मैं ये नहीं कह सकता कि डिफिकल्ट क्वेश्चन था. कोई ऐसा जजमेंट हो जो बिल्कुल आपको पता ही ना हो, इतना रीसेंट हो या ऐसा हो कि खबर ही नहीं लगे, जैसे 2019 के अंदर NI एक्ट के अंदर आए थे. सारे के सारे ऐसे जजमेंट नहीं थे जो सब लोगों को पता हो, लेकिन यहाँ जो आपसे श्रेया सिंघल वाला जजमेंट पूछा गया है वो बहुत ही सेलिब्रेटेड और लैंडमार्क जजमेंट था 2015 का. तो डिफिकल्ट नहीं कहूँगा मैं. उसके अलावा जो आपके तीनों क्वेश्चन हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये ओरिजिनेटर जो इसके अंदर डेफिनेशन बेस्ड है, और ये वाला भी आपको डेफिनेशन में मिल जाएगा. तो इजी क्वेश्चन आए थे 2015 के अंदर IT एक्ट से रिलेटेड. ऑल्दो 4 क्वेश्चन थे बट दे वर वेरी इजी. चलिए अब 2016 के अंदर हम देखते हैं कितने क्वेश्चन आए थे. तो 2016 के अंदर आपके 2 क्वेश्चन आए थे IT एक्ट से रिलेटेड. देखते हैं कौन कौन से हैं. टाइमर में स्टार्ट कर रहा हूं, फटाफट बताइए इसका. Who of the following on acting in good faith are protected from prosecution under section 84 of the IT Act? मतलब इनमें से कौन अगर गुड फेथ के अंदर एक्ट करे तो वो प्रोटेक्टेड रहेगा, सेव्ड रहेगा प्रोसिक्यूशन से, उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन नहीं लाया जाएगा एज पर सेक्शन 84 ऑफ द IT एक्ट. तो क्या होगा इसका सही आंसर बताइए. ये भी बहुत सीधा सीधा एक क्वेश्चन है, इसमें भी कोई बहुत ज्यादा डेप्थ से नहीं पूछा गया है. अगर आपको प्रोविजन थोड़ा सा भी आइडिया है, ऊपर ऊपर से भी आपने पढ़ा है, तो आप आराम से इसका आंसर लगा सकते हो. तो बताइए इसका आंसर क्या होगा. इसका सही आंसर होगा आपका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, द कंट्रोलर. तो सेक्शन 84 क्या कहता है कि कंट्रोलर अगर गुड फेथ के अंदर एक्ट करे, गुड फेथ में काम करे, तो वो प्रोटेक्टेड रहेगा, प्रोटेक्टेड माना जाएगा किसी भी तरीके के प्रोसिक्यूशन से. क्लियर? इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट देखते हैं 2016 में और अगला क्या क्वेश्चन पूछा गया है. तो देखिए ये 2 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है. पढ़ने के अंदर थोड़ा लंबा, कंफ्यूजिंग और डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं आनी चाहिए, आप इसको मैनेज कर सकते हो. तो स्टेटमेंट ए क्या बात बोलता है. इफ एन अल्टरेशन टू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मेड आफ्टर अफिक्सिंग सच सिग्नेचर इज नॉट डिटेक्टेबल, देन फॉर द पर्पज ऑफ ऑथेंटिकेशन सच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज रिलायबल. और स्टेटमेंट बी आपका बोलता है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज एक्सप्रेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. इन सच अ केस दैट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सोली डज नॉट रेंडर द कॉन्ट्रैक्ट अनएनफोर्सेबल. यहां ध्यान रखिए, एक तो डज नॉट वर्ड आया है, एक एनफोर्सेबल नहीं अनएनफोर्सेबल वर्ड आया है. इन दोनों का ध्यान rखिएगा. तो बताइए केवल स्टेटमेंट ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं या दोनों इनकरेक्ट हैं. सिंपल स्टेटमेंट है एकदम, इतने ज्यादा इन डेप्थ नहीं है, बिल्कुल सीधी सीधी बात बोलते हैं. बस पढ़ने में आपको टाइम लग सकता है क्योंकि 2 स्टेटमेंट लंबे लंबे दे रखे हैं, बाकी
कुछ बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल समझना पड़ेगा या ऐसे डिफिकल्टी आएगी, कंफ्यूजिंग होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल आपका स्टेटमेंट बी जो है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट ए आपका करेक्ट नहीं है। क्लियर? चलिए अब चलते हैं हम 2017 के सवालों की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 2017 तक आईटी एक्ट आपके आरजेएस के सिलेबस में था, उसके बाद सिलेबस चेंज हुआ और 2019 का जो पेपर खासकर आपका था उसके अंदर आईटी एक्ट सिलेबस में नहीं था। उस टाइम आपका सिलेबस कम कर दिया था बहुत ज़्यादा, आईटी एक्ट को हटा दिया था सिलेबस से। तो लास्ट आपका जो सवाल आया हुआ है पीवाईक्यूज के अंदर वो आईटी एक्ट से रिलेटेड 2017 में आया और 2017 में केवल एक क्वेश्चन आया था आईटी एक्ट से रिलेटेड, एंड दैट टू वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन। 10 सेकंड में इसका आंसर आपको आ जाना चाहिए। द ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 66B, 66C, 66D एंड 66E ऑफ आईटी एक्ट 2000 आर। क्या होंगे ये आपके ऑफेंसेस? एक तरीके से नेचर ऑफ ऑफेंसेस पूछा गया है यहां पे। आपको पता है नेचर ऑफ ऑफेंसेस, हर एक्ट के अंदर एक ना एक सेक्शन दिया होता है इससे रिलेटेड कि एक पर्टिकुलर एक्ट में जो आपके ऑफेंसेस हैं वो कॉग्निजेबल होंगे, बेलेबल, नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल, ये सब चीज़ें दी होती हैं जो नेचर ऑफ ऑफेंसेस की बात करती हैं। तो आपका जो सेक्शन 66B, C, D और E है आईटी एक्ट का, इन ऑफेंसेस का नेचर क्या होगा फटाफट बताइए। तो ये सारे के सारे आपके ऑफेंसेस दे आर कॉग्निजेबल इन नेचर, ध्यान रखना है आपको, ये सारे के सारे ऑफेंसेस कॉग्निजेबल इन नेचर है। क्लियर? तो ये आपके सवाल थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके 2013 से लेके और लेटेस्ट 2024 का जो आपका एग्जाम हुआ है आरजेएस का प्रीलिम्स, उसके अंदर आए हैं रिलेटेड टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंड आईटी एक्ट। तो जैसे हमने पहले एनआई एक्ट के क्वेश्चन देखे तो उसके अंदर मैंने आपको बताया 2013 से 24 तक हर साल आपके 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, अमूमन 2 क्वेश्चन आपके एवरेज आ रहे थे। केवल आपके 2019 के अंदर एक साथ 4 क्वेश्चन दिए गए और वो चारों में से भी 3 आपके जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे एनआई एक्ट से रिलेटेड। तो उस साल ये थोड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट था। उसके अलावा 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, और वो भी बहुत इजी डायरेक्ट क्वेश्चन, एकदम आपका प्रोविजन बेस्ड, उसमें कुछ भी इन डेप्थ या कुछ भी बहुत घुमा के नहीं था। लास्ट ईयर आपके 2024 में तो केवल एक क्वेश्चन आया और आपका जो सेक्शन 141 है ऑफेंसेस अगेंस्ट कंपनीज, उससे रिलेटेड तो 3 या 4 क्वेश्चन 2013 से 2024 के बीच पूछे जा चुके हैं। 2 तो आपके एक्सप्लेनेशन से पूछे गए हैं कि कंपनी में क्या इंक्लूड होगा या नहीं होगा, या फिर डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, 141 से रिलेटेड ही हैं ये आपके बिल्कुल सीधे प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन। और जजमेंट से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आया है 2019 के अलावा तो वो आपका बिल्कुल लैंडमार्क और सेलिब्रेटेड जजमेंट है, उससे रिलेटेड ही आया है, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछा गया है। और वहीं मैं बात करूं आपके आईटी एक्ट से रिलेटेड, तो आईटी एक्ट के अंदर भी आपके बिल्कुल सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, एकदम प्रोविजन बेस्ड। और ज़्यादातर क्वेश्चन आपने देखे कि आपके डेफिनेशन वाले पार्ट से पूछे गए हैं, वहाँ से कवर हुए हैं। तो आपको डेफिनेशन वाला पार्ट हर एक्ट का, माइनर एक्ट का, मेजर एक्ट का बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। डेफिनेशन वाले पोर्शन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। इस बार भी संभावना है कि आपको क्वेश्चंस उसमें से देखने को मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आई जेन्युइनली बिलीव कि आपको हमारी जो पीवाईक्यू सीरीज है जिसके अंदर अपने आरजेएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी 2013 से लेके 24 तक आए हैं पर्टिकुलर एक्ट से रिलेटेड, वो हमने यहाँ पे आपको यूट्यूब पे कराई है, ये आपके लिए यूज़फुल रही होगी। इसके अलावा अगर आपके कोई और सजेशन हो, कोई रिकमेंडेशन हो कि आप पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड अगर आप और कोई वीडियो चाहते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, या आप और डिटेल में कोई चीज़ चाहते हो, हमसे आप कनेक्ट करना चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, और जो हमारे ऑफिशियल नंबर हैं उन पे आप कांटेक्ट करके किसी भी तरीके की जानकारी, कोई भी इंफॉर्मेशन एग्ज़ाम से रिलेटेड, आरजेएस से रिलेटेड या दूसरे जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन हैं उनसे रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन हमें कांटेक्ट करके कभी भी ले सकते हैं। तो अच्छे से तैयारी करिए, विश यू ऑल द बेस्ट। 27 तारीख को आपका पेपर है, पूरी जान लगा दीजिए, बहुत कम समय बचा है, कंपटीशन टफ होने वाला है और पेपर में हर बार की तरह
इस बार भी कोई ना कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट आपको मिलेगा। तो हमें तैयारी इतनी अच्छी रखनी है कि कुछ भी सरप्राइज आ जाए हम उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर लें, हम वहाँ पर एकदम हड़बड़ाएं नहीं, अपना एकदम पेशेंस लूज नहीं करें, घबराएं नहीं। कुछ भी आ जाए, पेपर कैसा भी आ जाए, हम इतनी अच्छी तैयारी से जाएं कि हम हर चीज़, हर सिचुएशन हैंडल कर लेंगे, हर चीज़ टैकल कर लेंगे। तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।